वेलकम डियर स्टूडेंट्स। राजस्थान के इतिहास प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिहारों में सबसे अधिक शक्तिशाली शासकों की गणना में नागभट्ट द्वितीय का नाम आता है। वह अपने प्रतापी शासक वत्सराज का पुत्र था, जो वत्सराज के बाद में राजगद्दी पर बैठा और उसका शासनकाल था 800 ईस्वी से 833 ईस्वी के बीच में। प्रतिहार शासक मिहिर भोज का एक अभिलेख मिला है ग्वालियर में। उस ग्वालियर लेख के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने त्रिराष्ट्रीय संघर्ष में भाग लेते हुए कन्नौज के शासक चक्रा युद्ध को पराजित कर दिया। हम यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे और यह समझेंगे कि त्रिराष्ट्रीय संघर्ष क्या था। त्रिराष्ट्रीय संघर्ष का अर्थ है तीन राष्ट्रों का संघर्ष, और वो तीन राष्ट्र कौन कौन थे। एक प्रतिहार, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, प्रतिहार। दूसरे पाल, जो बंगाल में शासन कर रहे थे, जिसकी स्थापना गोपाल ने की थी। प्रतिहार और पाल। और तीसरा जो शासक था वो था राष्ट्रकूट वंश का, जिसका साम्राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में था। तो इन तीनों शासकों के बीच आपस में लगभग 200 वर्षों तक युद्ध चले, और वो युद्ध चलने का जो प्रमुख कारण था वो था कन्नौज पर अधिकार करना। हर कोई व्यक्ति कन्नौज पर अधिकार करके उत्तर भारत में अपने आप को निरंकुश शक्ति घोषित करना चाहता था। इसलिए कन्नौज पर अधिकार करने के लिए इन तीनों शासकों के बीच में, तीनों वंशों के बीच में लगभग 200 सालों से भी ज़्यादा समय तक आपस में संघर्ष चलते रहे। अंत में इस त्रिराष्ट्रीय संघर्ष में प्रतिहारों की ही विजय हुई। हम यहाँ पर नागभट्ट द्वितीय के संदर्भ में इस त्रिराष्ट्रीय संघर्ष की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। और जब ग्वालियर लेख के अनुसार कन्नौज पर अधिकार कर लिया, तो कन्नौज में वहाँ पर शासक चक्रा युद्ध था, उसको पराजित कर दिया, और उसके स्थान पर उसने अपने व्यक्ति इंद्रायुध को राजा बना दिया। अर्थात अब कन्नौज का जो शासक है वो इंद्रायुध है, चक्रायुध को पराजित कर लिया। इसलिए चक्रायुध ने अन्य शासकों की शरण ली और उनसे मदद मांगी। नागभट्ट ने आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग के क्षेत्रों को भी जीता। आंध्र मतलब आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, सिंध विदर्भ महाराष्ट्र का क्षेत्र, और कलिंग उड़ीसा का क्षेत्र। इस प्रकार से उसने काफ़ी बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। और जो ग्वालियर का लेख है उसमें यह कहा गया है कि आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग के शासकों ने उसी प्रकार से आत्मसमर्पण कर दिया जिस प्रकार से पतंगा दीप शिखा के सामने कर देता है। अर्थात दीप शिखा के सामने जैसे पतंगा चला जाता है और मर जाता है, उसी प्रकार से इन राज्यों ने भी अपना सर्वस्व नागभट्ट द्वितीय के आगे समर्पित कर दिया। नागभट्ट ने अपने पिता वत्सराज की मृत्यु और उसकी पराजय का बदला लेने के लिए बंगाल के पाल शासक पर आक्रमण किया। त्रिराष्ट्रीय संघर्ष के नागभट्ट द्वितीय के पहले वाले चरण में पाल और वत्सराज के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें वत्सराज पराजित हुआ था। उसी पराजय का बदला लेने के लिए नागभट्ट ने पाल पर आक्रमण कर दिया और वहां मुंगेर के युद्ध में पालों को पराजित कर दिया। चाकसू के लेख के अनुसार शंकरगण ने गौड़ नरेश को हरा करके संपूर्ण विश्व अपने स्वामी को समर्पित कर दिया। अर्थात शंकरगण कोई एक सामंत या सैनिक अधिकारी है जिसने गौड़ अर्थात बंगाल प्रदेश को जीत करके अपनी संपूर्ण जीती हुई जमीन अपने स्वामी अर्थात नागभट्ट को सौंप दी। नागभट्ट ने इस विजय के उपलक्ष्य में अपनी उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की धारण की। और जब इसकी अधिक शक्ति बढ़ी तो राष्ट्रकूट शासक गोविंद ने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। और राधनपुर लेख के अनुसार गोविंद तृतीय ने जब नागभट्ट के खिलाफ अभियान किया तो नागभट्ट उसमें पराजित हो गया, और गोविंद ने फिर चक्रायुध और धर्मपाल जो कि पाल शासक था, दोनों को पराजित करके वो अपनी सेनाएं लेकर के हिमालय तक पहुंच चुका था। लेकिन उसको दक्षिण की राजनीति के कारण गोविंद तृतीय को वापस राष्ट्रकूट राज्य लौटना पड़ा। उसका फायदा उठाते हुए नागभट्ट ने अनर्त, किरात,
तुरुष्क, वत्स, मत्स्य आदि प्रदेशों को जीत करके अपना साम्राज्य विस्तार कर दिया। इस प्रकार से नागभट्ट द्वितीय का साम्राज्य नर्मदा से लेकर के हिमालय तक और गुजरात से लेकर के बंगाल तक विस्तृत हो चुका था। इस प्रकार से नागभट्ट द्वितीय ने प्रतिहार राजवंश के अंतर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।